Okay. I am audible clearly, and our screen is visible. Hope message. If yes, then you can message. मुझे तुमसे वाईफाई बंद के लग कर हाँ, there was some internet connection problem. Hope I am audible now. Hello guys, am I audible now? Yes, audible. Okay. Okay. So we will start our session in just 2 minutes. Hello, am I audible now? Okay. So today we will आज हम सीखेंगे हाउ टू रीड कंपनीज एनुअल रिपोर्ट. एनुअल रिपोर्ट कैसे पढ़ी जाती है एंड one of important things. Okay, wait a minute. Okay. Look now. 1 minute, guys. I am sharing my screen. 1 minute. One minute, guys. Sharing link. Sharing the screen. आप 2 मिनट रुकिए. Okay, screen is visible now. Fundamental analysis of stocks. Okay. Hope my voice is also audible now. So today we will learn about how to read annual reports, and many much things. Okay. Okay, let's start then. Okay. Okay, friend. Good evening. My name is Sandeep. Okay, my name is Sandeep. We'll start today's lecture. This is our third lecture in fundamental analysis series. Okay. Earlier on Saturday, we have discussed about the why stock prices fluctuate. Okay. Okay, I will briefly rewind what we have discussed Saturday. Okay. First, the business model, how the business or any corporation, how it works. So first thing, promoter इक्विटी. जब भी कोई कंपनी स्टार्ट करता है ना, जो प्रमोटर होते हैं, जो कंपनी के ओनर होते हैं, वो सबसे पहले अपना पैसा उसमें लगाते हैं. दैट इज कॉल्ड एज प्रमोटर्स इक्विटी. फिर बिजनेस को और बढ़ाने के लिए, प्रोडक्ट्स बढ़ाने के लिए और बिजनेस ज्यादा बड़ा करने के लिए फिर सेकंड स्टेप में होता है लोन. बैंक से लोन लेते हैं. थर्ड स्टेप होता है इश्यू ऑफ शेयर्स टू पब्लिक एंड रेज फंड. बिजनेस को और एक्सपेंड करने के लिए और ज्यादा करने के लिए थर्ड स्टेप में लेते हैं. हमारा जो इक्विटी होता है ना, वो जनरल पब्लिक को इश्यू करते हैं और फंड रेज करते हैं. फिर ये सब
सेटअप होने के बाद जो सेल फिर फोकस किया जाता है, सेल्स और इंक्रीज किए जाए, और जितने ज्यादा सेल्स बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज किए जाए। ठीक है, सेल्स इंक्रीज हो रहा है, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद जो भी हमको अमाउंट आता है, पैसा आता है, अब सवाल यह है कि सबसे पहले हमको उसमें से पे किसको करना है। तो सबसे फर्स्ट पे जो हम करते हैं वो बैंक का लोन, जो हमने जो भी लोन लिया है उसे हमें बैंक को रिटर्न कर, लोन का इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर जो अमाउंट बचता है उसमें से हमको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। अभी इंटरेस्ट ऑन लोन देने के बाद, गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद, फिर जो भी पैसा बचता है, ठीक है, वो होता है कंपनी का पैसा। उसमें से फिर कंपनी डिसाइड कर सकती है कि या तो शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाए, या यही पैसा फिर से बिजनेस में री इन्वेस्ट करके बिजनेस को और बढ़ाया जाए। ये दो हो गया। जो भी मर्जी हो वो कंपनी अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती है। फिर जो उसके डिविडेंड देने के बाद भी जो पैसा बचता है उसे कहा जाता है रिजर्व एंड सरप्लस, और फिर इसी को फिर से बिजनेस में लगाया जाता है। ये बेसिकली कोई बिजनेस इस तरह से काम करता है। इसी को टेक्निकल टर्म्स में इबिटा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ऐसा कहा जाता है। वो मैंने उस दिन डिस्कस किया था। और ये भी डिस्कस किया था कि कैश फ्लो किसी भी बिजनेस में ना, आपने जनरली सुना होगा अकाउंटिंग फ्रॉड बहुत होते हैं। तो जनरली बहुत सारे जो रेशियोज होते हैं ना उसमें कंपनी फ्रॉड कर सकती है, पर एक चीज होती है जहां फ्रॉड करने का सबसे कम चांस होता है, या जहां पर अच्छी अच्छी कंपनियां फ्रॉड नहीं कर सकती है, वो होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो का मतलब क्या है, हमने कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, सर्विसेज बनाई, कस्टमर को दी। अब हर बार ऐसा नहीं होता है कि कस्टमर को जैसे हमने प्रोडक्ट दिया तो तुरंत हमें पैसा आए, कभी कभी क्रेडिट पर भी माल देना पड़ता है। ठीक है, क्रेडिट पे दिया, फिर वो पैसा आया या नहीं है आया, फिर आया तो कब आया, वो सारा जो होता है वो कैश फ्लो में स्टेटमेंट में होता है। ठीक है, तो अगर कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है लेकिन अगर कैश फ्लो उस रेशियो में अगर नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिसमैच है, तो इसी तरह से फ्रॉड पकड़ा जाता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फ्रॉड पकड़ने का सबसे इंपॉर्टेंट जो रेशियोज होते हैं वो होते हैं कैश फ्लो। ठीक है, एक तो होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, यानी हमने जो सेल्स किया है, जो सर्विसेज कस्टमर को दी है, उसके बदले में हमको जो पैसा मिला है उसे कहते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेकंड होता है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिल्टर लगा लेना, वो बोलना है वही हो जाएगा। लेट मी हम सबको म्यूट कर देंगे। ओके, प्लीज डोंट अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, एवरीवन इज म्यूटेड नाउ। ओके ओके ओके, क्लोज्ड एवरीवन माइक्रोफोन। ओके, लेट्स अगेन स्टार्ट। ओके ओके, तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में बता रहा था, जो हमने गुड्स या सर्विसेज जो बेचे हैं साल भर में, उसके बाद हम कस्टमर से या वेंडर से जो हमें पैसा मिलता है वो होता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है जो कंपनी इन्वेस्ट करती है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से जो पैसा आता है उसको कंपनी री इन्वेस्ट करती है। जैसे कोई असेट खरीद लिया, जो भी कंपनी का प्लांट खरीद लिया, या असेट जो भी खरीदते हैं उसको कहते हैं इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। और फाइनेंसिंग कैश फ्लो मीन्स या कंपनी ने कोई लोन रिपे, ऑलरेडी जो लोन है उसको रिपे किया है, या नया लोन लिया है, या नए इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, या जो ऑलरेडी मार्केट में इक्विटी है उसको फिर से रिपर्चेस कर लिया है। ये जो होता है ये सारा कैश फ्लो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। और ये सब जाने के बाद जो नेट कैश फ्लो बचता है वो कंपनी का, इसे कहते हैं नेट कैश फ्लो। ये सारे एक्टिविटीज होने के बाद जो बचता है वो नेट कैश फ्लो। तो कभी भी जब भी आप एनालिसिस करेंगे तो हमेशा देखिएगा कि नेट कैश फ्लो जो है वो इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है। सेल्स बढ़ रहे हैं अगर नेट, लेकिन नेट कैश फ्लो अगर कम हो रहा है, दैट मीन्स देर इज अ फ्रॉड। आपको बहुत केयरफुल होके एनालिसिस करना पड़ेगा। इसके बाद हमने सीखा था रिटर्न ऑन इक्विटी, उसका फॉर्मूला डेट टू इक्विटी रेशियो मैंने बताया था। डेट टू इक्विटी रेशियो अगर लेस देन 1 है तो वो कंपनी अच्छी है। क्यों? किसी भी कंपनी पे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे जितना कम लोन है उतना वो कंपनी अच्छी है। ठीक है, लोन जितना कम है उतनी वो कंपनी अच्छी है। डिविडेंड पर शेयर, जिसमें मैंने बताया था, डिविडेंड जब भी कोई इशू करती है वो फेस वैल्यू पे इशू करती है। मान लीजिए फेस वैल्यू 1 का है तो उसके 100%, 200%, 300% इस तरह से डिविडेंड दिया जाता है। तो कभी भी डिविडेंड देखते समय परसेंटेज मत देखिए,
रियल टर्म में कैश में कितना अमाउंट दिया है वो देखिएगा, ठीक है। फिर हमने ये रेशियोज, कुछ रेशियोज देखे थे, डेटर डे, यानी हमने जिनको माल क्रेडिट पर दिया था, जो प्रोडक्ट सर्विस दिए थे हमने, उन लोगों ने वो पैसा हमको कितने दिन में रिटर्न किया है, दैट इज कॉल्ड एज डेटर डेज, ठीक है। ये जितना कम हो उतना अच्छा है, पर किसी किसी बिजनेस में वो कम ज्यादा होता है, पर जनरली जितना कम हो उतना अच्छा है। इन्वेंट्री इन्वेंट्री डेज मीन्स हमारे पास रॉ मटेरियल आने के बाद फिनिश प्रोडक्ट जब बनते हैं वो कितने दिनों तक हमारे गोडाउन में पड़े रहते हैं, एक्चुअल सेल होने से पहले कितने दिन तक हमारे पास होते हैं, उसको कहते हैं इन्वेंट्री डेज। डेज पेबल मीन्स हमने जिनसे क्रेडिट पे माल लिया था, रॉ मटेरियल लिया था, उनको हमने कितने दिनों के बाद पैसा रिपे किया है, दैट इज कॉल्ड एज डेज पेबल। हमने रिटर्न जो किया है वो डेज, ठीक है। कैश कन्वर्जन साइकिल, वर्किंग कैपिटल डेज, आरओसी, ओके। नाउ द इम्पोर्टेंट स्लाइड। सैटरडे के दिन क्या हुआ था, कुछ इंटरनेट के इश्यू की वजह से हम ये पूरा नहीं कर पाए थे, शायद हम डिस्कस ही कर रहे थे तो इंटरनेट का कुछ इश्यू हुआ था। बट लेट्स आज हम इसको डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि स्टॉक के प्राइजेस कभी अप जाते हैं, कभी डाउन जाते हैं। मार्केट कभी कभी पूरा सेंसेक्स, पूरा पूरा निफ्टी जो है वो अप जाता है, डाउन जाता है, ऐसे कई बार होता है। और डेली भी आप स्टॉक प्राइजेस अगर चेक करेंगे, डेली बेसिस पे अप डाउन चलते रहता है। तो उसके पीछे रीजन क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम उसका पीछे का रीजन नहीं जानेंगे ना, तो क्या होता है, पैनिक क्रिएट होता है हमारे बीच में। तो कभी भी जब भी किसी स्टॉक का प्राइस अप जाता है, तब भी केयरफुल होकर देखिएगा कि क्यों स्टॉक प्राइस ऊपर गया, और जब भी स्टॉक का प्राइस नीचे जाता है तब भी देखिएगा कि व्हाई द स्टॉक प्राइस इज फॉलिंग एंड व्हाई द स्टॉक प्राइस इज गोइंग अप। तो मैंने कुछ जो कॉमन फैक्टर्स है, जो कॉमन रीजन है स्टॉक प्राइस अप या डाउन जाने के, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो पहला तो है कंपनीज परफॉर्मेंस। किसी भी कंपनी का जो हर क्वार्टर के बाद, यानी हर 3 महीने के बाद कंपनी अपना जो स्टेटमेंट है, जितना भी प्रॉफिट लॉस हुआ है, सेल हुआ है, जो हुआ है वो डिक्लेयर करती है, ठीक है। दैट इज मैंडेटरी। अब डिक्लेयर किया तो उसमें अगर सेल्स बढ़ता है या सेल्स डाउन होता है, प्रॉफिट उनका इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, कुछ उनके फाइनेंशियल्स में कुछ इश्यू तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर जो होते हैं ना, वो उसका इफेक्ट कंपनी के शेयर प्राइस पर पड़ता है। तो अगर फाइनेंशियल जो अच्छे कंपनी के अच्छे है, तो शेयर प्राइस खुद ब खुद ऊपर जाएगा। अगर फाइनेंस उसके जो है रेशियोज है सारे डाउन जा रहे हैं, तो स्टॉक प्राइस ऑब्वियसली नीचे जाएगा। क्योंकि क्या होता है, जैसे किसी कंपनी ने खराब परफॉर्मेंस डिक्लेयर कर दिया, तो क्या है, पैनिक क्रिएट होता है, से जो स्टॉक होल्डर होते हैं वो अपने स्टेक बेच के बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर किसी का बहुत अच्छा आया है, फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छे आए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा, ओके। सेकंड है कंपनीज अनाउंसमेंट। कभी कभी क्या होता है, कंपनी हर बार कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करते रहते हैं, जैसे उन्होंने किसी कंपनी को एक्वायर किया है, या अपने खुद की कोई सब्सिडरी है उसको सेल कर दिया है, या उनका कुछ लीगल बैटल कुछ चल रहा है, उन्होंने कोई लीगल बैटल लूज किया है, या कोई लीगल बैटल उन्होंने जीता है गवर्नमेंट के साथ या टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, उनका कुछ इश्यू चल रहा है, या कोई उन्होंने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, या जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको बंद करने का उन्होंने डिसीजन लिया है। ऐसे बहुत सारे अनाउंसमेंट, या फिर कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है उसमें से, मैनेजमेंट में से किसी को रिटायर कर दिया है, या किसी नए मैनेजमेंट टीम को उन्होंने हायर किया है। तो ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट कंपनी में चलते रहते हैं। ऐसे अनाउंसमेंट कंपनी बार बार करती है। जब भी कंपनी कोई क्रिटिकल या बहुत अच्छा या बुरा अनाउंसमेंट जब डिक्लेयर करती है ना, तो स्टॉक के प्राइस पे इफेक्ट गिरता है। अच्छी न्यूज आती है तो स्टॉक स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, बैड न्यूज आती है तो स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, पर स्टॉक का प्राइस तब नीचे आता है या ऊपर जाता है, वाइस वर्सा जो भी हो। तीसरा होता है न्यूज। मार्केट में क्या है, किसी भी स्टॉक के बारे में या किसी सेक्टर के बारे में हमेशा कुछ न्यूज चलती रहती है, ठीक है। उस न्यूज का भी इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ दिनों पहले हल्दीराम, नागपुर का जो हल्दीराम है, एक न्यूज आई थी कि टाटा मोटर अब हल्दीराम को एक्वायर करने वाला है, पूरा परचेज करने वाला है।
कुछ दिनों के बाद में पता चला टाटा मोटर ने भी क्लियर, टाटा जो है टाटा ग्रुप ने भी क्लियर किया कि हम परचेज नहीं कर रहे, और हल्दीराम ने भी डिक्लेयर किया कि हाँ नहीं, हम हमारा जो बिजनेस है वो सेल नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे र्यूमर्स होते हैं, कभी कभी उसमें सच्चाई भी होती है, कभी नहीं भी होती है। ऐसे बहुत सारे कभी कभी फेक न्यूज भी चलते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, एक आईटीसी के बारे में कुछ दिनों पहले एक केस चला था कि एक व्यक्ति ने, एक आदमी ने आईटीसी पर केस कर दिया था कि उनके जो बिस्किट के पैकेट्स है उसमें उसकी जो क्वांटिटी है वो कम है, बिस्किट एक बिस्किट कम है। तो वो केस चला, वो आदमी जो है उसने वो केस जीत लिया, और आईटीसी को 1 लाख रुपीज का फाइन लगा। ठीक है, आप देखिए उसका उस एक केस का या उस 1 लाख रुपए का फाइन लगने का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट तो आईटीसी पे नहीं पड़ेगा, लेकिन इस न्यूज के चलते शेयर प्राइस में फ्लक्चुएट होता है, डाउन, शेयर थोड़ा डाउन होता है। मार्केट में न्यूज फैल गई कि आईटीसी ने धोखा किया है, और इस तरह से वो होता है। तो ये हालांकि ये टेम्परेरी होता है, ऐसा नहीं कि परमानेंट लॉन्ग टाइम चलेगा, पर न्यूज का इफेक्ट शेयर प्राइस पे पड़ता है। थर्ड एक होता है डिविडेंड्स। अगर कंपनी जब भी डिविडेंड अनाउंस करती है तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अरे डिविडेंड अनाउंस किया है तो शेयर प्राइस ऊपर जाती है, बहुत सारे लोग परचेस करने लगते हैं शेयर्स को, तो प्राइस ऊपर जाता है। जैसे डिविडेंड का एक्स डेट खत्म हो गया तो फिर से लोग अपना शेयर जो है वो सेल कर देते हैं। तो ये डिविडेंड का एक इफेक्ट होता है। नेक्स्ट होता है बोनस और स्प्लिट्स का। कंपनी क्या करती है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको एक्स्ट्रा जो पर शेयर पर बोनस शेयर्स देती है, या कभी कभी अपना जो फेस वैल्यू है उसको कम करने के लिए स्टॉक्स को स्प्लिट भी करती है। तो ये भी न्यूज जब मार्केट में आती है तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है, और ये सब प्रोसेस होने के बाद लोग क्या करते हैं, अपने शेयर्स बेच देते हैं। तो ये उसका भी इफेक्ट थोड़ा शेयर प्राइस पे पड़ता है। नेक्स्ट होता है डिमांड एंड सप्लाई। ये तो सिंपल इकोनॉमी का फॉर्मूला है, जब भी किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, और जब भी किसी चीज की डिमांड कम हो जाएगी स्टॉक प्राइस नीचे आएगा। सप्लाई का भी इसी तरह। फॉर एग्जांपल कुछ दिनों पहले अगर आप आईआरएफसी के शेयर्स खरीदने के लिए मार्केट में ऑर्डर डालते हो तो आपको मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जिनके पास आईआरएफसी के शेयर्स थे वो बेचने के लिए तैयार नहीं, खरीदने वाले लोग जो है वो बहुत थे, मीन्स डिमांड बहुत थी पर सप्लाई नहीं थी, तो आपको आईआरएफसी के शेयर्स मिलेंगे भी नहीं। तो उस टाइम पे शेयर प्राइस आईआरएफसी के ऊपर भी चले गए, और डिमांड ने सप्लाई के रूल के हिसाब से बहुत लोगों को मिले भी नहीं, मिले भी तो हाई प्राइस पर मिले। तो ऐसे डिमांड एंड सप्लाई का इशू होता है। फिर होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कभी कभी इन्फ्लेशन हाई हो जाता है, गवर्नमेंट कुछ जो फाइनेंशियल कुछ रेशियोज जारी करती है, इन्फ्लेशन का डेटा जारी करती है, या इकोनॉमी में कभी स्लो डाउन होता है, या कभी कभी इकोनॉमी में बूम आता है, या गवर्नमेंट कभी कभी क्या करती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और ज्यादा हम करेंगे ऐसा अनाउंसमेंट करती है। तो ये इस तरह के अनाउंसमेंट जब भी होते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, तब भी शेयर के प्राइस अप या डाउन जाते हैं। और नेक्स्ट होता है प्रोमोटर होल्डिंग लेस। जब भी प्रोमोटर अपने खुद के शेयर्स बेचते हैं, अपना स्टेक जब कम करते हैं, तब भी शेयर का प्राइस गिरता है, क्योंकि लोगों को लगता है जिसका ये बिजनेस है, जो उस बिजनेस के ओनर है उनको ही अपने बिजनेस पे भरोसा नहीं है, तो बाकी के लोग क्यों भरोसा भरोसा करेंगे। ये एक होता है। या वाइस वर्सा, अगर प्रमोटर अपनी खुद की शेयर होल्डिंग बढ़ाते हैं तो लोगों को लगता है अरे शेयर होल्डर खुद ही अपने शेयर मार्केट से परचेस कर रहे हैं, इसका मतलब उनको अपने बिजनेस पे बहुत ज्यादा भरोसा है। तब क्या होता है, शेयर प्राइस तब भी ऊपर जाती है। तो ये होता है। अब ये जो रीजन, जो बेसिक रीजन, जो जनरल रीजन है मैंने आपको बताया, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जो जनरल ट्रेंड है मार्केट में यही होता है। इसी की वजह से शेयर प्राइस अप एंड डाउन जाता है। तो जब भी आप देखेंगे किसी शेयर का प्राइस अप गया या डाउन गया, सबसे पहले एनालिसिस करिएगा कि ये क्यों हुआ है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड स्टॉक प्राइस गोइंग अप एंड डाउन। ओके, अब हम थोड़ा सा रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च जब करते हैं हम, तो हम किस तरह से करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। एक तो सबसे पहले किसी भी कंपनी के बारे में आपको अगर एनालिसिस करना है, किसी भी कंपनी के बारे में जानना है, उनके प्रोडक्ट सर्विसेज जानना है, तो सबसे बेस्ट, सबसे ऑथेंटिक और सबसे अच्छा जो सोर्स होता है वो होता है एनुअल रिपोर्ट्स। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट। अब एनुअल रिपोर्ट जब भी आप देखेंगे वो 200 पेजेस, 300 पेजेस, कभी कभी 400 पेजेस का भी होता है। अब ये तो बहुत कम्बरसम, यानी बहुत डिफिकल्ट टास्क है इतने सारे पेज पढ़ना। और वो क्या है,
उसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजी जो होती है ना, वो डिफिकल्ट टर्म्स यूज करते हैं, डिफिकल्ट लैंग्वेज होती है। अब उतने सारे पेज पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारे के सारे 200 300 400 पेज पढ़ने हैं। उतने पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको उसका एनुअल रिपोर्ट देखना है, तो आपको बेसिक बेसिक क्या देखना है, सबसे पहले ये देखना है उस कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखिएगा प्रोडक्ट कौन से हैं। उसके बाद की परफॉर्मेंस हाइलाइट्स, जब भी आप किसी एनुअल रिपोर्ट में जाएंगे ना, तो आप आपको दिखेगा वो क्या करते हैं, ग्राफ के थ्रू, पाई चार्ट के थ्रू, इस तरह से जो पिछले साल एक एनुअल ईयर में जो जो उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, उसका वो बार ग्राफ, पाई चार्ट, इस तरह से वो बताते हैं। तो वो आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं वो, तो वो देखिएगा। उसमें से आपको पता चलेगा कि ईयर ऑन ईयर उस कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरह से रहा है। ये दो। थर्ड देखिएगा मैनेजमेंट टीम कौन कौन सी है। ठीक है, मैनेजमेंट टीम किससे आपको ये पता चलेगा कि सच में उसमें कोई एक्सपर्ट है, या मान लीजिए कोई फैमिली बिजनेस है, उसमें सारे अपने फैमिली के ही लोग उसी में है, तो फिर वो डिफिकल्ट है। क्योंकि जब भी कोई मैनेजमेंट टीम होती है ना, उसमें बाहर के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उस इंडस्ट्री के, उस कंपनी से रिलेटेड जो भी फील्ड है, उससे रिलेटेड जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो होने चाहिए। वो है या नहीं, ये मैनेजमेंट टीम को आपको देख के पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद सीईओ कौन है। हर एनुअल रिपोर्ट में सीईओ क्या करता है, वो खुद का एनालिसिस उसमें देता है। तो वो पढ़िएगा, वही उसको कहते हैं सीईओज लेटर। सीईओज लेटर, उस लेटर को थोड़ा सा पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि उस सीईओ जो है उस अपने कंपनी के बारे में क्या सोचता है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको एनुअल रिपोर्ट में कभी भी कुछ पढ़ना है, तो सिर्फ मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस इतना भी आप पढ़ेंगे ना, और प्रोडक्ट सर्विसेज, ये दो चीज भी आप पढ़ेंगे, तो आपके लिए मोर देन इनफ है। मैंने कहा दो चीजें, एक तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कौन कौन सी है, और सेकंड है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। इसमें क्या होगा, मैनेजमेंट क्या करेगा अपना, इस वो जिस इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री का ओवरव्यू फिलहाल क्या है, पास्ट में वो कैसा था, फ्यूचर में उस इंडस्ट्री में क्या क्या डेवलपमेंट और होंगे, और किस तरह से और डेवलपमेंट होने का कितना स्कोप है, वो एक बताएंगे। सेकंड वो बताएंगे कि ये जो कंपनी है, जिस कंपनी का वो एनुअल रिपोर्ट है, वो कंपनी आगे आने वाले फ्यूचर में किस तरह से प्लान करने वाली है, उनके सामने चैलेंजेस क्या क्या है, इंडस्ट्री से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड, या मार्केट, ओवरऑल मार्केट से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस है, उनको फेस करने के लिए, उनको अच्छे से डील करने के लिए कंपनी के पास क्या स्ट्रेटजी है, वो एक डिस्कस करेंगे। बिजनेस के बारे में जो अच्छी बातें हैं, जो पॉजिटिव थिंग्स वो क्या है, और जो वीकनेस क्या क्या है, किसी भी कंपनी के जो वीकनेस है वो क्या है, वो सारा ये सारा बताएंगे मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस में। तो अगर आप ये पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि फ्यूचर इसका क्या होने वाला है, और किस तरह से जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं फ्यूचर में, उसको हैंडल करने के लिए कंपनी की स्ट्रेटजी क्या है, ये पता चलेगी। ठीक है, तो एनुअल रिपोर्ट में दो चीजें पक्के डेफिनेटली देखिएगा, एक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, दूसरा मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। थर्ड देखिएगा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। जो एनुअल रिपोर्ट होता है उसके एंडिंग एंडिंग में आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न्स दिखता है। तो बहुत सारे जो शेयर्स, जितने जैसे एफ आई आई है, डी आई आई है, ये तो हमको पता है वो है, पर वो कौन से है, एफ आई आई में कौन कौन से है, डी आई आई में कौन कौन से है, या कोई मेजर शेयर होल्डर है तो उनके नाम कौन कौन से है, ये सारा ना शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको दिखेगा। तो ये जरूर दिखेगा, उससे आपको पता चलेगा सचमुच वो किस तरह से शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अगर वो शेयर होल्डर अपने ही शेयर बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे हैं, वो आपको वहां से पता चलेगा। अब आप कहेंगे सर ये एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड डाउनलोड तो आप तो गूगल से भी कर सकते हैं, या screener.com जो है उससे भी कर सकते हैं। आप ये देखिए, या screener.com पे आप जब जाएंगे ना, वहाँ पे एक होता है डॉक्यूमेंट्स नाम का एक सेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले तो अनाउंसमेंट होते हैं, पर ये जनरल अनाउंसमेंट होते हैं, जो डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड या मार्केट से रिलेटेड जो भी न्यूज है वो यहाँ आएगी। पर आपको देखना है ये एनुअल रिपोर्ट्स। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2013, फाइनेंशियल ईयर 2022, ये सारे एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे आप एनुअल रिपोर्ट एटलीस्ट ना, किसी भी कंपनी को आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, लॉन्ग टर्म के लिए उसमें इन्वेस्ट करना है, तो ऐसा कहा जाता है एटलीस्ट 3 इयर्स के तो एनुअल रिपोर्ट्स आपको पता होने चाहिए, एटलीस्ट वो पढ़नी चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट होता है
कॉन कॉल क्या होता है, हर 2 महीने 3 महीने में कंपनी क्या करती है, उनके जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं वो डिस्कस करते हैं, तो जिनको जिनको कंपनी के बारे में या इंडस्ट्री के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में जो भी सवाल है वो लोग पूछते हैं, और जो टॉप मैनेजमेंट की टीम होती है वो उनको आंसर करती है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए भी बताता हूँ। एक मिनट, स्क्रीन, मेरी स्क्रीन विजिबल है? एनीबडी प्लीज, इज माय स्क्रीन इज विजिबल? Yes, yes. Yes, it is visible. यस यस, ओके। चलिए देखिए, ये मैं करता हूँ HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान, ये मान लीजिए मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर का ये पेज खोला है। ठीक है, अब आप जाइए इसमें डॉक्यूमेंट में नीचे। ठीक है, ये आपको दिखेगा एनुअल रिपोर्ट्स 2013। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए। ये होता है, ठीक है, ये एनुअल रिपोर्ट है, ये इनके सारे प्रोडक्ट्स होता है, ये कंटेंट होते हैं। कंटेंट आपने देखा है यहाँ, ये कंटेंट्स में कॉर्पोरेट ओवरव्यू, परफॉर्मेंस, बोर्ड में मैनेजमेंट कमेटी, कंटेंट में देखिएगा सब्सिडरी, गवर्नेंस, परफॉर्मेंस, ये देखिए, ये होता है, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेटमेंट, जो CEO होता है उनका एक लेटर होता है, वो देख सकते हैं आप। ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जो प्रोडक्ट है सर्विसेज है, उनका सारा एनालिसिस वो देते हैं। आपको सिर्फ प्रोडक्ट कौन कौन से हैं इतना ही पता होना चाहिए, इतना भी पता हो आपको तो दैट इज मोर देन इनफ। पूरा एनुअल रिपोर्ट पढ़ने की भी जरूरत है नहीं। जैसे यहाँ ये देखिए, सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस इन्होंने बार ग्राफ चार्ट चार्ट के थ्रू दिया है। ये देखिए, ये इनके पोर्टफोलियो, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखिए, लक्स, पियर्स, पॉन्ड्स, ये सारे उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है HUL का। तो बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। ये चेयरमैन स्टेटमेंट है। मैनेजमेंट डिस्कशन, देखिए ये है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस, क्या है, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस ये है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, इसमें देखिए FMCG अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी है, रैपिड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन रिव्यू, सस्टेनेबल लिविंग, ये प्लांट एंड सोसाइटी, इसमें उन्होंने दिया है। यहाँ दिया है क्रिएटिंग कैटेगरी ऑफ फ्यूचर, ये देखिए क्रिएटिंग कैटेगरीज ऑफ द फ्यूचर, वो फ्यूचर के लिए उनका कौन कौन सा प्लान है, किस तरह से वो काम करने वाले वो दिया है। 1.2 मिलियन रिटेल आउटलेट यूज आवर B2B ऐप शिखर, देखिए कितने उनके रिटेल आउटलेट है, सेलिंग विथ पर्पस। हाँ, वो किस तरह से अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को किस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं वो उन्होंने यहाँ डिस्कस किया है, ये आपको पता चलेगा इससे। सप्लाई चेन को बढ़ाने के लिए वो क्या करने वाले हैं, सेफ्टी एट वर्क, विलिंगनेस, ये सारे बार ग्राफ चार्ट्स वो सारे देते हैं, वो आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना। वो अपना पोर्टफोलियो, जो उनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसको आगे और बढ़ाने के लिए, उसको और इंक्रीज करने के लिए वो क्या करने वाले यहाँ उन्होंने डिस्कस किया है। ऑपरेटिंग, तो किस तरह से जो चैलेंजेस आने वाले हैं, ये देखिए और रिस्क एपेटाइट, अप्रोच टू रिस्क मैनेजमेंट, जो आने वाले जो फ्यूचर में जो रिस्क होने वाले हैं
उसको हैंडल करने के लिए वो किस तरह से काम करने वाले हैं, प्रोसेसेस में वो क्या चेंजेस करने वाले हैं, रिस्क एंड इंटरनल एडिक्वेसी वो किस तरह से करने वाले हैं। ठीक है, ये सारा, हाँ ये बिजनेस से जुड़ा रिस्क है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जो मैनेजमेंट है वो खुद बता रही है कि हमारे जो बिजनेस है उसमें क्या क्या रिस्क है, क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, और उसको हैंडल करने के लिए हम क्या करने वाले हैं वो इसमें बता रहे हैं वो। तो इस तरह से ये एनालिसिस आपको देखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस एंड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, दो चीजें जरूर देखिएगा। नेक्स्ट हमने ये देखा है, ठीक है। अब सेकंड सेकंड एक एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एनुअल रिपोर्ट में आपने पढ़ लिया, प्रोडक्ट एंड एनालिसिस पढ़ लिया। नेक्स्ट आपको करना है क्रेडिट रेटिंग जो है ना, उसको आप देखिएगा। क्रेडिट रेटिंग होती क्या है, ये तो एनुअल रिपोर्ट इसी कंपनी के जो मैनेजरियल टीम है, जो चेयरमैन है, उन्होंने बनाया है। वो तो ज्यादातर तो अपने कोई भी कंपनी अपने बारे में ज्यादातर तो अच्छा ही बताएगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ये क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है जो उस कंपनी से रिलेटेड नहीं होती है। उनका काम ही होता है कि अलग अलग कंपनियों को उसका एनालिसिस करे, उसके बारे में और डीप डीप एनालिसिस करे और उसके बारे में रिपोर्ट बनाए, ये उनका काम ही होता है। तो वो क्या करती है, हर क्वार्टरली वो अपना, ये क्राइसिल क्राइसिल की कंपनी है जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, वो क्या करती है, हिंदुस्तान लीवर का एनालिसिस करती है। ठीक है, अब ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, उसका हिंदुस्तान यूनिलीवर के जो मैनेजमेंट होता है उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो क्या करती है, एनालिटिकल अप्रोच निकालती है। की रेटिंग ड्राइवर्स, इसमें देखिए उन्होंने दिया है कि एचयूएल के स्ट्रेंथ क्या क्या है, एक दिया है। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने दिया है कि एचयूएल के वीकनेस क्या क्या है। ठीक है, तो आप जब ये आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको दो चीजें समझ में आएगी कि इस कंपनी की वीकनेस क्या क्या है और स्ट्रेंथ क्या क्या है। ठीक है, ये दो चीजें आपको समझ में आ गई तो आपको उस कंपनी के बारे में ओवरऑल पूरा अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद वो खुद अपना रेटिंग देती है उस कंपनी के बारे में, और की हाइलाइट्स जो होते हैं वो यहाँ होते हैं। अब हालांकि एनुअल रिपोर्ट पढ़ना, जैसे मैंने कहा, 300-400 पेज है, वो बहुत लंबी प्रोसेस है। पर क्रेडिट रेटिंग जो है ना, वो हार्डली 2-3 पेज, 4 पेज, 5 पेज का होता है। ठीक है, ये पढ़ना उससे भी ज्यादा आसान है। तो आप ये पढ़ सकते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या क्या है, यहाँ जैसे दिया है ये स्ट्रेंथ क्या है और नीचे इधर वीकनेस क्या क्या है। इससे आपको बिजनेस के बारे में पता चलेगा। और ना बहुत सारी इंडस्ट्री होती है, एफएमसीजी है, फार्मा है, स्टील है, मेटल है। तो हर इंडस्ट्री के तीन चार कंपनियों के अगर आप इस तरह से एनालिसिस करेंगे ना, तो आपको 2-3 महीने में आपको बहुत सारे इंडस्ट्री सेक्टर के बारे में पता चलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको एचयूएल के बारे में पता चलेगा, जो एफएमसीजी इंडस्ट्री है, जो फार्मा इंडस्ट्री है, उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम फिर जब भी कोई नई कंपनी आएगी या कोई नया स्टॉक आपके सामने आएगा, तो आप जैसे आपको पता चलेगा कि ये इस सेक्टर का स्टॉक है, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इस सेक्टर में ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, ये प्रॉब्लम है, क्या है वो आपको पता चलेगा। कब, जब आप हर एक सेक्टर के 2-2, 3-3 कंपनियों के बारे में एक क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट पढ़ेंगे, तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। और ये हार्डली 2-3 पेज का होता है, वो उतना कुछ मुश्किल नहीं होता है। और और एक इम्पोर्टेंट होता है कॉन कॉल। कॉन कॉल क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट है वो आके डिस्कशन करती है लोगों से, जिन लोगों के अगर कुछ क्वेश्चंस है तो उसका वो आंसर करती है। ये ट्रांसक्रिप्ट, जो यहाँ अगर कॉल आप क्लिक करेंगे तो ट्रांसक्रिप्ट आते हैं। ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्ट में कंपनी क्या करती है, मान लीजिए अब ये जिस मिस्टर रवि कुमार है, थैंक यू सर, उन्होंने सवाल पूछा है। ठीक है, रोहित जावा, ये लोग ना सवाल पूछते हैं, सर आपकी कंपनी में ये प्रॉब्लम था, इसका आपने क्या किया, या आप ये प्लांट चालू करने वाले थे, उसका प्रोजेक्ट कहाँ तक आया, या आपके इस प्रोडक्ट के साथ ये इश्यूज थे, उसके बारे में आपने क्या एनालिसिस किया, आपका क्या कहना है। तो कंपनी के बारे में जो भी है वो सारा कॉन कॉल में वो बताते हैं। जिसको भी जो भी सवाल है कंपनी के बारे में, वो डायरेक्ट टॉप मैनेजमेंट से पूछा जाता है और टॉप मैनेजमेंट उसका जवाब देती है। ये कॉन कॉल होता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट। और इसके बाद एक नोट्स एक होता है ऑप्शन, नोट। ये नोट्स पढ़ेंगे ना आप, तो आपको कहीं जाने की ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने नोट्स पे क्लिक किया, देखिए एचयूएल के क्या आता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, एचयूएल डिलीवरिंग, उसका इबिटा, उसका जो मार्जिन कितने हैं, उसका ग्रॉस मार्जिन कितना है, मार्केट परफॉर्मेंस उसका किस तरह से है, फ्यूचर, हाँ ये आपको नोट्स में ये पढ़ना है, फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है।
अब ये तो मैंने एक्चुअल का लिया है, आप किसी भी कंपनी का नाम टाइप कीजिएगा और अगर उनका कॉन कॉल है तो वहाँ पे नोट्स में जाके क्लिक कीजिएगा। कॉन कॉल में आपको देखिए एचयूएल के ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या है, हमको यही तो जानना है। इसके पहले क्या हुआ तो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, आगे इस कंपनी का फ्यूचर क्या है ये हमको पता चलेगा यहाँ से हाईलाइट से, और उस हिसाब से हम आगे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे चैलेंजेस एंड रिस्क। इस कंपनी का या इस सेक्टर का में क्या क्या चैलेंजेस है और रिस्क क्या क्या है, अगर आपको ये पता चलेगा तो आप तुरंत ये डिसीजन ले सकते हैं कि इस सेक्टर में हमको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। कब पता चलेगा? जब आपको रिस्क एंड चैलेंजेस के बारे में पता चलेगा। ठीक है, ये तो एचयूएल का हुआ है। उसी तरह से आप किसी भी कंपनी का कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी फिलहाल अभी इरकॉन इंटरनेशनल है, उसका हमने ठीक ये किया है। अगर आपको ये ट्रांसक्रिप्ट नोट्स, हाँ ये देखिए नोट्स, जैसे मैंने नोट्स पे क्लिक किया ये आ गया, और आपको ये भी पता चलेगा ऑर्डर बुक। आप हमेशा कह देना, हमेशा याद रखिएगा किसी भी कंपनी के बारे में उसका जो फिलहाल का परफॉर्मेंस है वो तो आपको एनुअल रिपोर्ट से या screener.com से कहीं से मिल जाएगा, पर उसके पास ऑर्डर बुक कितने हैं, फ्यूचर में उसके पास कितना और पोटेंशियल है और सेल करने का, ये पता चलेगा आपको ऑर्डर बुक से। और ये कहाँ पता चलेगा आपको? ये कॉन कॉल जो होता है ना, कॉन कॉल में जो नोट्स होते हैं सेक्शन, वहां क्लिक कीजिएगा। यहाँ आपको आपको कंपनी के ऑर्डर बुक्स पता चलेंगे। इससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ कंपनी के पास और बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, उसके पास ऑलरेडी इतने ऑर्डर है, तो इसका मतलब ये कंपनी और ऊपर जाएगी जाएगी। ठीक है, फिर उसके मार्जिन कितने हैं, फोकस एरिया कौन सा है, कैश और इन्वेस्टमेंट, उनके पास कैश बुक कितना है, ये पता चलेगा। ठीक है, तो ऑर्डर बुक आपको पता चलेगा तो आपको बेटर अंडरस्टैंड कंपनी के बारे में आप कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, टाटा स्टील का लेंगे। टाटा स्टील, टाटा स्टील ये है क्या? टाटा स्टील, टाटा स्टील, हाँ यस, ये टाटा स्टील का है। एक मिनट देखते हैं इसका क्या है। कौन कॉल, कौन कौन है, पीपीटी, हाँ टाटा मोटर का नोट्स तो नहीं है पर पीपीटी आपको मिल जाएगा, तो आप पीपीटी भी देख सकते हैं। ये ये देखिए टाटा मोटर का एक पीपीटी है जिसमें उन्होंने बिजनेस अपडेट के बारे में बताया है। फोकस जीरो, हम ये देखिए जो मैंने कहा था ना ग्राफ चार्ट, चार्ट के हिसाब से वो बताते हैं उनका किस तरह से एनालिसिस है, आगे उनके ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, उन्होंने जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उनका वो कितना है, प्लांट्स कहाँ कहाँ पर है, ये सारे जो है ना टाटा स्टील के बारे में देखो। परफॉर्मेंस अपडेट देखिए, उनका परफॉर्मेंस अपडेट कितना है। तो ये क्या है, ये बहुत इजी है क्योंकि ये होता है पीपीटी के फॉर्मेट में है और ग्राफ के फॉर्मेट में है, तो ये पढ़ने के लिए भी अच्छा लगता है और बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छा डिटेल्स वो देते हैं स्टडी। ये देखिए इस तरह से आपको ये सारे ग्राफ्स पता चलेंगे। तो अभी आप जब देखेंगे ना ये दो चार पांच कंपनी, छह सात कंपनियों को आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो आपको देखिए की फाइनेंशियल क्रेडिट मेट्रिक्स है उनके पास, नेट डेब्ट टू इक्विटी है, क्रेडिट रेटिंग है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो ये सारे जो होता है ना, ये एक तो पढ़ने में भी अच्छा लगता है और आपको डीप एनालिसिस करने के लिए, उस कंपनी के बारे में ज्यादा जानकारी करने के लिए बहुत अच्छा टूल्स है ये। ठीक है, तो ये देखिए मैंने बताया आपको अनाउंसमेंट तो ठीक है, अगर आप नहीं भी देखेंगे तो चलेगा। एनुअल रिपोर्ट एटलीस्ट हर सेक्टर की एक एक कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पढ़िएगा, उसमें प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पढ़िएगा, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस पढ़िएगा। मैं कह रहा हूँ हर सेक्टर का एक एक, जैसे मान लीजिए आप सेक्टर्स कितने हैं आपको कैसा पता चलेगा, यहाँ स्क्रीनर पे यहाँ स्क्रीन बोल के एक ऑप्शन है, स्क्रीन, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पता चलेगा ब्राउजर सेक्टर्स, सेक्टर कौन कौन से हैं, या अल्कोहल का सेक्टर है, बैंकिंग है, बियरिंग है, केबल्स है, सीमेंट है, ये कंप्यूटर एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन, क्रूड ऑयल, डायमंड, ये बहुत सारे सेक्टर है। तो हर सेक्टर का एटलीस्ट एक एक अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको ओवरऑल उस इंडस्ट्री के बारे में ही पता चलेगा। उसके बाद आपको ना क्या होता है, कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा स्टॉक है क्या है, और इंडिविजुअल एक एक कंपनी के बारे में जब आप पढ़ेंगे उनका ऑर्डर बुक कितना है क्या है, तो आपको ये भी पता चलेगा उस इंडिविजुअल कंपनी का ग्रोथ आगे क्या है, उसमें रिस्क कौन कौन से इन्वॉल्व है।
ताकि आज अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एटलीस्ट रिस्क पता होनी चाहिए, ठीक है। अपॉर्चुनिटी क्या है, रिस्क क्या क्या है, ये दो चीजें जान लीजिएगा। और उसके बाद उसका ऑर्डर बुक जो है वो भी मैंने आपको बताया इस तरह से एनालिसिस करना है। हाँ, ये क्रेडिट रेटिंग का मैंने बताया, ये इंडिपेंडेंट एजेंसी होती है, ये इसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता है। वो हार्डली 3-4 पेज का एक क्रेडिट रिपोर्ट इशू करती है, उसमें आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलेगा कंपनी का। एनुअल रिपोर्ट में कंपनी का फाइनेंशियल, प्रोडक्ट, सर्विसेज, मैनेजमेंट, डिस्कशन, एनालिसिस पता चलेगा। और कौन कॉल में आपको रिसेंट डेवलपमेंट क्या है वो पता चलेगा, ठीक है। ये इतना अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना ही होगा, इतना इतना भी अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। फिर फिर अगर स्टॉक मार्केट में स्टॉक फ्लक्चुएट होते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, तो आप ज्यादा पैनिक नहीं होंगे, क्योंकि आपको एटलीस्ट उस कंपनी के बारे में, उसके फंडामेंटल्स के बारे में पता होगा। और जब किसी चीज के बारे में हमें नॉलेज होती है, पता होता है ना, तो उससे थोड़ा डर कम लगता है। और अगर हमें पता ना हो कि ये ऐसा क्यों हो रहा है तो हम घबरा जाते हैं, तो पैनिक में या तो सेल करते हैं या तो बाय करते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा, थोड़ा सा अगर आप पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम कुछ और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू प्लीज स्टे ट्यून इन फॉर 1 मिनट। रवि, ये हाँ, ये बोल। प्रिंट आउट बंगल्यावर ठेवलेलं मी प्रिंट आउट प्रिंट आउट बंगल्यावर ठेवलेलं. 1 minute, guys. Okay, it's Ravi Kiran here now. Hope you guys liked our today's session. There will be much more learning from today onwards. Okay, so I will be sharing my learning on YouTube. Please subscribe to our YouTube channel. Okay, okay. Any questions now? If you have any questions or queries now, we will. Okay. Yeah, you can ask me. Okay, my name is Ishwar. Okay. Okay, you have 3 questions. Okay. Consolidated and standalone statement, which one to refer? Okay. Okay. Hope my screen is visible, you two guys. Okay. Screen is visible. Okay. 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 All the questions will be addressed. Okay. Any example to identify fraud? Okay. Why not? Key ratio and parameters to look for a company. Okay. 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 This will be told by Sandeep sir. Okay, friends. Friends. 1 minute, 1 minute, guys. Hold. हेलो, यस, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। आपने एक क्वेश्चन पूछा है, हाउ टू आइडेंटिफाई सिक्लिकल सेक्टर विथ ऑपरेटिंग मार्जिन, एग्जांपल। हाँ, यस, किसी ने सवाल पूछा था कंसोलिडेटेड एंड स्टैंड अलोन। क्या होता है कंसोलिडेटेड? मान लीजिए कोई कंपनी है जो बहुत सारे उसके सेक्टर्स में काम करती है। फॉर एग्जांपल टाटा का लेते हैं, चलिए। टाटा है, ठीक है। टाटा के पास बहुत सारे बिजनेस है, ठीक है। उनके पास टाटा मोटर्स भी है, टाटा स्टील भी है,
टाटा पावर भी है, टाटा कंज्यूमर भी है, टाटा एलएक्सी भी है। हेलो, इज माय वॉइस ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी? Uh, yes, yes. Yes, yes. एनीबडी कोई बता सकता है कि मेरी आवाज ऑडिबल है या नहीं? यस, ओके। चलिए, तो एग्जांपल लेते हैं स्टैंड अलोन, स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड। मान लीजिए अब टाटा है, टाटा के पास बहुत सारे बिजनेस है, टाटा पावर, टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर। अब वो उनको टाटा को सारे कंपनियों का मिला के एक ही स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, तो उसे कहा जाता है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट, जिसमें टाटा स्टील भी आएगा, टाटा पावर भी आएगा, टाटा मोटर्स भी आएगा, टाटा एलएक्सी भी आएगा, टाटा कंज्यूमर भी आएगा, जैगुआर लैंड रोवर भी आएगा। सारे मिक्स करके, सबका मिक्सचर करके एक ही स्टेटमेंट जब बनाते हैं उसको कहते हैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट। लेकिन टाटा को अगर ये चाहिए कि उसको सिर्फ टाटा स्टील के बारे में, टाटा स्टील का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो जानना है, तो वो एक जो सेक्टर है, जो एक कंपनी है, उसका अगर अलग से बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसको कहा जाता है स्टैंड अलोन स्टेटमेंट। ठीक है। और टोटल टाटा के जितने भी ग्रुप में कंपनीज है, सबका मिला के जब एक स्टेटमेंट अगर बनाया जाए तो उसको कहा जाता है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट। ठीक है। जैसे बहुत सारी कंपनी होती है, उनके बहुत सारे वेंचर्स होते हैं, कभी जॉइंट वेंचर होता है, कभी कोई सब्सिडी होती है, तो उनके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, सबका मिला के एक करना मीन्स कंसोलिडेटेड, और इंडिविजुअल एक 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 कंपनी का अलग अलग से बनाना वो स्टैंड अलोन है। ठीक है। एग्जाम्पल, हाँ। हाँ, फ्रॉड को देखिए, फ्रॉड को पकड़ना उस स्टार्टिंग में देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि सबसे बेसिक चीज आपको देखनी पड़ेगी फ्रॉड को देखने के लिए, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना पड़ेगा आपको। जो कंपनी जो दावा कर रही है कि उसके सेल्स बढ़ रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है, ओके, ये एक हुआ। पर एक्चुअल में क्या वो कैश आ रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बढ़ रहा है, नेट इनकम बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, ये एक हुआ है, ये एक। दूसरा है, दूसरा अगर फ्रॉड को पकड़ना है, दूसरा एक उसका पैरामीटर होता है, मान लीजिए कंपनी के सेल्स जो है वो लगातार कम हो रहे हैं, ठीक है, और प्रॉफिट जो है वो भी कम हो रहा है, लेकिन स्टॉक का जो प्राइस है वो ऊपर जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। देखिए, प्रॉफिट प्रॉफिट कम हो रहा है, सेल्स भी कम हो रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कम हो रहा है, पर शेयर प्राइस ऊपर 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 जा रहा है, इसका मतलब ये है, उसको कहते हैं पंप एंड डंप। पंप एंड डंप पकड़ने का सबसे सिंपल तरीका ये होता है। इसलिए कभी भी कोई भी शेयर प्राइस बहुत ऊपर जा रहा है ना, तो सिर्फ इतना एनालिसिस कीजिए, क्या सचमुच सेल्स बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, नेट कैश फ्लो बढ़ रहा है, और उसके बाद ईपीएस भी बढ़ रहा है, उसके बाद भी, बाद अगर शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है तो दैट इज फेयर, ओके। लेकिन सारे पैरामीटर, सारे रेशियो कम हो रहे हैं पर स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है, तो वो प्योर पंप एंड डंप होता है। ठीक है, ये दो तरीके होते हैं। वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, पर ये दो तीन तरीके होते हैं। और दूसरा एक और एक बताइए मुझे, मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए उसके कंपनी पे कोई लीगल केस चल रहा है, ठीक है, तो कभी भी देखिए, कंपनी का नाम डालिए, उसके आगे गूगल पे सर्च कीजिएगा टाटा मोटर्स फ्रॉड, ऐसा डाल के सर्च कीजिए, किस कंपनी पे बहुत बड़ा केस चल रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ फ्रॉड चल रहा है। और तीसरा एक और एक है, शेयर होल्डर का जो शेयर्स होते हैं ना, वो प्लेज है या नहीं है। मान लीजिए कि जैसे अभी अभी का फिलहाल एग्जाम देता हूँ मैं, वेदांता, वेदांता के जो प्रोमोटर है, जो ओनर है, उनके जो सारे शेयर्स है वो 100% प्लेज है। प्लेज करना क्या है, मीन्स गिरवी रख के पैसा उठाना। उन्होंने अपने सारे शेयर प्लेज किए हैं और उससे पैसा उठाया है। तो अब सोचिए, यानी वो कभी भी कंपनी छोड़ के जा सकते हैं। प्लेज किए मतलब क्या है, वो कभी भी अगर मान लीजिए उन्होंने कल को पैसा रिपे नहीं किया, उनके सारे जो शेयर्स है वो डम हो जाएंगे। तो ठीक है, अगर प्रमोटर के खुद के शेयर्स प्लेज है या नहीं है, ये रेशियो जरूर देखिएगा। ये फ्रॉड को पकड़ने का एक और अच्छा तरीका होता है। ठीक है, तो तीन चार तरीके बता दिए। शेयर होल्डर, प्रोमोटर के शेयर प्लेज है या नहीं, कोई कंपनी पे फ्रॉड चल रहा है, गूगल पे सर्च कीजिए, या जो मैनेजमेंट की टीम है उनका नाम डाल के सर्च कीजिए गूगल पे, कोई फ्रॉड चल रहा है या नहीं चल रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो रहा है, सेल्स कम हो रहे हैं,
ईपीएस कम हो रहा है फिर भी शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है, वो एक फ्रॉड को पकड़ने का तरीका है। और चौथा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर कैश कंपनी चाहे कितना ही अच्छा बिजनेस कर ले, कितने ही सेल्स बढ़ा ले, कुछ भी कर ले, अगर अल्टीमेटली उनको अगर किसी बिजनेस को कैश नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ फ्रॉड है। तो ये 5-6 तरीके होते हैं कंपनी के फ्रॉड पकड़ने के लिए। सिक्लिकल सेक्टर के बारे में किसी ने पूछा था, हाउ टू आइडेंटिफाई सिक्लिकल सेक्टर। सिक्लिकल सेक्टर क्या होते हैं? जो बिजनेस का कुछ साइक्लिकल सेक्टर होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए स्टील है, ठीक है। अब बरसात में या सीमेंट है, तो देखिए बरसात का सीजन जब आता है ना, तो उनके सेल्स कम होते हैं, तो उनका मार्जिन भी कम हो जाता है। या फिर मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, जैसे लीजिए मान्यवर। मान्यवर पता है, मान लीजिए शादियों का सीजन में जो दूल्हे होते हैं ना, उनके लिए ड्रेस बनाने का सब मीन्स अच्छे क्वालिटी के अगर ड्रेस आपको चाहिए तो मान्यवर में अच्छे मिलते हैं। लेकिन पूरे जनवरी टू दिसंबर पूरे साल में मान्यवर का सेल्स ज्यादा नहीं बढ़ेगा। मान्यवर के सेल्स कब बढ़ेंगे? जब शादियों का सीजन आता है। जैसे मार्च धूपकाले में, जब मार्च अप्रैल इस महीने में उनका सेल्स ज्यादा होता है। उसके बाद सेकंड आता है दिवाली के सीजन के टाइम पर, तब उनका सेल्स बहुत बढ़ता है। बाकी सीजन में क्या होता है ना, उनका उतना सेल्स नहीं होगा मान्यवर का, क्योंकि वो बिजनेस ही साइक्लिकल है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया सीमेंट हो गया, ये हो गया, ये कुछ सीजन, वो सीजन वाइज कुछ लिमिटेड टाइम में चलते हैं। 1-2 क्वार्टर साल में होते हैं, 4 क्वार्टर, उसमें से 2 क्वार्टर चलते हैं, 2 क्वार्टर नहीं चलते हैं। उसको कहते हैं साइक्लिकल सेक्टर। तो उनका जो प्रॉफिट है ना, वो उस साइकिल के सीजन में वो अप जाएगा, बाकी साइकिल के सीजन में डाउन जाएगा। यस, मेटल, शुगर, सीमेंट, ये साइक्लिकल सेक्टर होते हैं। वो किसी सीजन में ही चलते हैं, ऐसा नहीं कि साल भर नहीं चलते हैं। ठीक है, ये देखिए टाटा स्टील का भी अगर आप देखेंगे, मार्च में देखिए उनका 50,000 है, जून में 53-60 हो गया, तो यहाँ और कम होगा वो, अचानक मार्च में बढ़ेगा। जून में देखिए, सितंबर में जनरली आप ना इसका ना सितंबर का देखिए, ये टाटा स्टील का है, सितंबर में कम हुआ है, ठीक है। ये बाकी के सीजन में कम हुआ है, फिर यहाँ देखिए सितंबर में कम होता है। तो वो सितंबर के सीजन में जनरली उनका कम होता है। अभी देखिए, अभी आप देखिएगा ये जून में आया है इनका 59,000, अब जब सितंबर का क्वार्टर आएगा तब देखिएगा उनके वो कम हो जाते हैं, मार्जिन जो होते हैं ना वो कम हो जाते हैं, क्योंकि साइक्लिकल सेक्टर है। शुगर हो गया, सीमेंट हो गया, दीज आर साइक्लिकल सेक्टर, यानी समझ लीजिए साल में होते हैं 4 क्वार्टर, वो 2 क्वार्टर चलते हैं, 2 क्वार्टर नहीं चलते हैं, तो वो सारे स्टॉक होते हैं। ठीक है, मीनिंग डेटर। हाँ, डेटर डे किसी ने पूछा है, डेटर डे, डेटर डे क्या होता है? देखिए मेरी एक फैक्ट्री है, मैं बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता हूँ, वो बेचता हूँ, जो होलसेलर होते हैं ना उनको देता हूँ, या जो रिटेल दुकान है उनको देता हूँ। पर होता क्या है, अब मेरे पास तो माल है, मैंने तो रिटेलर को दे दिया, पर वो हर बार वो जैसे मैंने उनको माल सप्लाई किया, जैसे मैंने उनको सप्लाई किया तुरंत वो पैसा देंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। वो कभी कभी क्या होता है, हमको क्रेडिट पे देना पड़ता है माल, फिर जब उनके पास पैसा आता है वो हमको रिपे करते हैं। ये रिलेशन होता है बिजनेस में, जनरली हर जगह ऐसे होता है। तो मान लीजिए मैंने माल, मेरा जो फिनिश प्रोडक्ट है फैक्ट्री में जो बना है, मैंने डीलर को दे दिया, डीलर ने, मैंने माल तो बेच दिया है, सेल्स तो मेरा बढ़ गया है, पर एक्चुअल कैश आया है नहीं आया है। तो वो जब कैश आएगा ना, तो उसको कहते हैं डेटर डेज, यानी कितने दिनों के बाद हमने जिसको उधारी पे माल दिया है, वो आदमी कितने दिनों के बाद हमें पैसा देगा, वो उसको कहते हैं डेटर डेज। और डेटर उसको कहते हैं वो जो डीलर है जिसको हमने उधारी पे दिया है, वो डेटर। क्रेडिटर यानी कौन? क्रेडिटर यानी हमने जिनसे उधार लिया वो हमारे क्रेडिटर हो गए, और हमने जिनको उधार दिया वो हमारे डेटर हो गए। ठीक है, कंटिन्यूअस कैश में सेल नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं नहीं नहीं, ये क्या होता है देखिए, कंटिन्यू कैश में सेल तो कोई भी नहीं करता है। ये कैसा होता है बिजनेस में, देखिए अब जैसे मान लीजिए, आप एशियन पेंट्स का बताता हूँ मैं आपको।
एशियन पेंट है, बहुत सारे पेंट्स बना दिए उन्होंने, अब उनके जगह जगह डीलर होते हैं, वो सारा उनको देते हैं माल, ठीक है। तो उन्होंने माल दिया, और डीलर क्या है, तुरंत पैसा थोड़ी ना देगा एशियन पेंट्स को। वो तो उनका कुछ फिक्स टाइम पीरियड होता है, जैसे 15 दिन, 20 दिन, एक महीना, ऐसा टाइम पीरियड होता है, उसके बाद में वो रिपे करते हैं, ठीक है। तो किसी भी अच्छे कंपनी का ये होता है कि हमने माल देने के बाद कुछ 15 दिन, एक महीना, कभी कभी हार्डली 1-1.5 महीने के बाद वो पैसा रिटर्न आता है। मान लीजिए किसी कंपनी ने सेल किया है, सेल बहुत बढ़ रहा है, लेकिन रिटर्न आ ही नहीं रहा है। अब जैसे कुछ कुछ सेक्टर का अगर आप देखेंगे ना, डेटर डेज जो होता है ना, 100 डेज, 200 डेज, 150 डेज, ये डेटर डेज देखिए, यहाँ पे देखिए टाटा स्टील का देखिए, 41 डेज, 38 डे, 39 डे, 27 डे, 18 डेज, 12 डेज, ऐसा होता है। अब एशियन पेंट्स का देखेंगे, एशियन एशियन पेंट के डेटर डेज हम देखेंगे, नहीं नहीं, एशियन पेंट्स ने जिनको माल उधारी पे दिया है, वो लोग कितने दिनों में वो पैसा रिटर्न करते हैं, उसका एक होता है डेटर डेज। हाँ, ये रेशियोज, ये देखिए 49 डे, एशियन पेंट्स का देखिए 31, 34, 32, एवरेज लिए 50 दिन लगते हैं ऑन एन एवरेज। एशियन पेंट जो डीलर को जब पेंट सप्लाई करता है, उसके 50 दिनों के बाद, 50 दिन के बाद, वो डीलर एशियन पेंट्स को एक्चुअल कैश देता है। तो ये तो बिजनेस है, वो तो चलता रहता है। लेकिन अब ये देखिए, मान लीजिए 50 दिन हो गए फिर भी पैसा नहीं आया, 100 दिन हो गए, 150 दिन हो गए, तो फ्रॉड कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। कंपनी, मान लीजिए मैं कंपनी हूँ, मुझे नहीं, सेल्स बढ़ाना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सेल्स नंबर सिस्टम में पंच कर दिया कि मैंने 1 लाख का माल बेच दिया है, जबकि एक्चुअली में मैंने वो माल बेचा ही नहीं। मैंने डीलरशिप को भी नहीं दिया, किसी को नहीं दिया, सिर्फ मैंने अकाउंटिंग बुक्स में कर दिया है कि मैंने 1 लाख का माल बेचा है। तो उससे क्या होगा, सेल्स बढ़ेगा 1 लाख का, ठीक है, उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा, सब बढ़ेगा, ठीक है। अब मैंने ये क्या किया है, ये सिर्फ बुक्स में किया है, एक्चुअल में मैंने माल बेचा है ना, मुझे पैसा आने वाला है। अब ये आपने डेटर डेज देखा, 100 दिन हो गए, 200 दिन हो गए, 400 दिन हो गए, पर पैसा तो आ ही नहीं रहा है। डेटर डेज बढ़ते 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 जा रहे हैं, अपने सेल तो फेक दिखा दिया, अपने अकाउंटिंग अच्छा करने के लिए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए आपने फेक सेल्स तो दिखा दिया, बाकी के रेशियोज भी अच्छे बढ़ गए, पर आप कैश कैसे दिखाओगे, तो आपके डेटर डे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। डेटर डेज बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और किसी भी कंपनी का डेटर डेज अगर बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो रेड फ्लैग है, ठीक है। ऐसा किसमें हुआ था पता है, सत्यम में। एक सत्यम नाम के एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी हैदराबाद की, रामलिंगो, आई थिंक, मेरे ख्याल से रामलिंगो राजू या ऐसा कुछ नाम था उनका, मिस्टर राजू ही नाम था उनका, रामलिंगो राजू। उन्होंने क्या किया था, फेक सेल्स बताए थे। उन्होंने ये बताया था कि हमारे पास बहुत ऑर्डर है, बहुत सारा हमने सेल किया है, सब बताया, पर एक्चुअली ना कैश फ्लो में, कैश में वो पैसा आ ही नहीं रहा था। तो फिर बाद में जब ये पता चला, जब उन्होंने खुद ही स्वीकार किया कि हमने सेल्स, फेक सेल्स बताए थे, अकाउंटिंग में फ्रॉड किया था, इसलिए हमको बाद में उनको बैंकरप्सी भी फाइल करनी पड़ी थी। तो ऐसा होता है, इसलिए अब ये देखिए एशियन पेंट का फॉर एग्जाम्पल देखिए, 40 to 49 डेज, उतना डेटर डे वो ठीक है भाई, उतना तो चलता है, 40-50 दिन तो ओके है, ठीक है। और किसी का क्या था वही, बस कोई किसी का क्वेश्चन। हाँ, की रेशियोज एंड पैरामीटर टू लुक फॉर अ कंपनी। देखिए, आपको मैं बताता हूँ, की रेशियोज अगर आपको देखने हैं, किसी कंपनी का एनालिसिस करना है आपको, की रेशियो बहुत सिंपल होती है। सबसे पहले तो ये, ठीक है, सबसे पहले तो देखिए उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितने हैं, कितना है, उसके स्टॉक का, सबसे पहले तो स्टॉक का पी देखिए, क्या वो रिजनेबल है इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में। दूसरा आपको देखना है उसका रिटर्न ऑन इक्विटी, उसके बाद देखना है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, आरओई, उसके बाद डेट टू इक्विटी, डेट टू इक्विटी हमेशा 1 से कम होना चाहिए। नेक्स्ट देखना चाहिए आपको, ठीक है, फिर से एक बार रिमाइंड करता हूँ, रिटर्न ऑन इक्विटी देखना चाहिए, उसके बाद अर्निंग पर शेयर देखना चाहिए, उसका पी जो है वो इंडस्ट्री के पी के कंपैरिजन में कितना है वो देखिए, जितना कम हो उतना अच्छा है। नेक्स्ट देखिए डेट टू इक्विटी, अगर कंपनी पे डेट कम होना चाहिए, जितना डेट कम उतना अच्छा। नेक्स्ट आप देखिए कंपनी के जो सेल्स है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज हो रहे हैं, नहीं हो रहे, ठीक है। सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो सेल जैसे इंक्रीज होंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा, ये देखिएगा। नेक्स्ट देखिए नेट प्रॉफिट,
प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट बढ़ता बढ़ता इंक्रीज 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 होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ये एक पैरामीटर होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कैश फ्लो। कैश फ्लो जो है हमेशा पॉजिटिव में और अच्छा होना चाहिए। कैश फ्लो जितना अच्छा उतना अच्छा है, और डेटर डे जितना डे कम कम है उतना, डेटर डे जितना कम है उतना अच्छा है। और लास्ट में देखिएगा प्रोमोटर शेयर होल्डिंग, क्या प्रोमोटर अपने शेयर्स खुद ही के शेयर बेच रहा है या नहीं बेच रहा है। अगर वो आप प्रोमोटर की होल्डिंग जितनी ज्यादा है उतनी अच्छी है। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा FII और DII, इन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है नहीं किया है। देखिए हम कितना भी रिसर्च कर लीजिए, जो FII और DII जो होते हैं ना, उनके पास एक्सपर्ट टीम होते हैं, एक्सपर्ट एनालिसिस होते हैं। जब वो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया होगा। ये बेसिक एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो FII और DII का होल्डिंग में उसमें होना चाहिए, प्रोमोटर की अच्छी खासी होल्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रोमोटर के खुद के शेयर्स जो है वो प्लेज नहीं होने चाहिए। और उनके खुद के शेयर्स अगर प्लेज है तो फिर इसका मतलब रेड सिग्नल है। तो ये कुछ रेशियोज होते हैं, वो आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो किसका सवाल है, हाउ टू चेक हाई वैल्यू, व्हाट इज पेट्रोस्की स्कोर का किसी ने सवाल पूछा है। पेट्रोस्की स्कोर क्या है, एक एनालिसिस थे, रिसर्चर थे, उनका नाम, उनका खुद का ही नाम था पेट्रोस्की। आई थिंक जेम्स पेट्रोस्की है, ऐसे कुछ नाम नाम नहीं पता मुझे, पर उसका सरनेम जो था वो पेट्रोस्की था। उन्होंने क्या किया है, 9 पैरामीटर्स डिस्कस किए। मान लीजिए आपको किसी किसी का स्टॉक एनालिसिस करना है या देखना है कि वो स्टॉक में सचमुच इन्वेस्ट करने के लायक है या नहीं है, वो किस तरह से करना चाहिए। उसके लिए उन्होंने क्या किया है, 9 पॉइंट्स का एक टेबल बनाया है। ठीक है, उन्होंने 9 रेशियोज दिए हैं। अगर किसी कंपनी का वो 9 रेशियोज में, मान लीजिए एक फर्स्ट रेशियो, पहला रेशियो है, एक रेशियो है तो 1 पॉइंट, सेकंड रेशियो कंपनी अचीव करती है और वो मैच करती है तो उनको फिर सेकंड पॉइंट। थर्ड रेशियो, जो 3 4 जो उन्होंने रेशियोज दिए हैं, 9 रेशियोज दिए हैं, हर एक रेशियो अगर कंपनी उसके अकॉर्डिंग में है तो इसका मतलब उनको एक एक पॉइंट मिलेगा। तो पेट्रोस की स्कोर जितना ज्यादा उतनी वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, ऐसा मानते हैं। और पेट्रोस की स्कोर के कौन कौन से 9 पॉइंट है, मैं आपको अगला जो लेक्चर है उसमें बताने ही वाला था मैं, पर आपने अभी पूछ लिया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पेट्रोस की स्कोर के बारे में सारे 9 पॉइंट्स बताऊंगा, और किस किस कंपनी का पेट्रोस की स्कोर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। जितना ज्यादा उतना अच्छा है। बेसिकली याद रखिए, 9 फंडामेंटल एनालिसिस है, हर एक कंपनी का उस 9 पॉइंट्स पे चेक करना है। जितने पॉइंट ज्यादा उतनी वो कंपनी अच्छी, जितने पॉइंट कम उतनी वो कंपनी बुरी। कैश कन्वर्जन साइकिल, ओके, कैश कन्वर्जन साइकिल क्या होता है। देखिए हमने सबसे पहले तो रॉ मटेरियल लिया, फिर फिनिश प्रोडक्ट बनाए, फिर उसको उनको दिया है, जो डीलरशिप है, जो जो भी प्रोडक्ट सेल बेचा है, उसके बाद में हमको उनसे पैसा आता है। ये सारे प्रोसेस का जो होता है ना, कैश कैश हमारे यहाँ से गया और कैश फिर रिटर्न हमारे पास आया है, ये पूरे प्रोसेस को कैश कन्वर्जन का साइकिल कहते हैं। ये पूरा एक साइकिल होता है। ठीक है, तो वो कैश कन्वर्जन का साइकिल किस तरह से होता है उसका वो एनालिसिस है, पर उतना डीप एक्चुअली वो अच्छा है कैश कन्वर्जन साइकिल, पर आपको अगर बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो ये देखिए, कैश कन्वर्जन साइकिल 66 डेज का है। कौन सी कंपनी है, टाटा स्टील का है, 66 डेज का है। यानी 66 डेज का जो होता है उनका कैश का कन्वर्जन का साइकिल है। पर वो अगर आप नहीं भी देखेंगे तो भी चलेगा, आपको सिर्फ देखना है ROE कितना है, डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है, EPS कितना है, डेट जितना कम हो उतना अच्छा है, पी रेशियो कितना है, पी रेशियो जितना कम है उतना अच्छा है। उसका जो एवरेज पी है, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे पी रेशियो में, ये देखिए यहाँ पे है, ये मीडियन पी कहते हैं इसको, मीडियन पी के लगभग अगर आसपास आपको मिले तो बहुत अच्छा है। उसके बाद सेल्स बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, नेट प्रॉफिट कंटिन्यूअस इंक्रीज होना चाहिए। आपको बताता हूँ मैं ये क्यों होना चाहिए। मान लीजिए कोई भी बिजनेस है, कोई भी आदमी अपना पैसा डाल के साल भर मेहनत करके बिजनेस खड़ा करता है, उसका एट द एंड ऑफ द डे उसका बेसिक पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट कमाना है। हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा भी पर्पस क्या है, प्रॉफिट कमाना है। जो कंपनी का प्रोमोटर है वो भी पैसे लगा के मेहनत कर रहा है, उनका भी क्या है कि प्रॉफिट कमाना है। जो मैनेजमेंट टीम है, CEO है, वर्कर है, उन सब ये सारे लगे हुए हैं। इस सारे लोगों का सारी मेहनत का निचोड़ जो है वो ये है कि प्रॉफिट आना चाहिए। और मान लीजिए ये सारी मेहनत करने के बाद किसी कंपनी में अगर प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो बिजनेस में इन्वेस्ट करके क्या फायदा। तो बेसिक फंडा ये है कि नेट प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, सेल्स बढ़ना चाहिए, नेट प्रॉफिट बढ़ना चाहिए।
प्रोमोटर को अपने कंपनी पे भरोसा होना चाहिए, उनके शेयर होल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, प्लस उनके शेयर्स प्लेज नहीं होने चाहिए, और डेटर डेज थोड़े अगर कम होने चाहिए, और नेट कैश फ्लो जो है वो हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए। बस ये इतने अगर पॉइंट्स अगर आप करेंगे तो आपका फंडामेंटल एनालिसिस अच्छा है। हाई वैल्यूम ट्रेडिंग ऑन स्टॉक, ओके। हाई वैल्यूम ट्रेडिंग ऑन स्टॉक कैसे पता चलेगा? ये देखिए, ये है चार्ट आपका। एक मिनट, आ गया अभी। ये देखिए, आपने ये देखा है, ये प्राइस है, ठीक है। स्टॉक का प्राइस मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको, ये ब्लू वाली लाइन जो है वो प्राइस ऑन एनएससी का है। एनएससी में प्राइस उसका कैसा फ्लक्चुएशन हो रहा है वो दिख रहा है। ये 50 डे मूविंग एवरेज है, और ये ब्लैक लाइन जो है 200 डे मूविंग एवरेज है, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अब ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ना आपको, ब्लू लाइन, ये जो बार दिख रही है, देखिए ये वाले, ये होता है वैल्यूम, इसको कहते हैं वैल्यूम। तो वैल्यूम यहाँ बढ़ा है, इसका मतलब कोई बहुत बड़ा ट्रेडर होगा या कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर होगा, उसने बहुत सारे शेयर्स यहाँ परचेस किए हैं। फिर उसके बाद ये ट्रेडर है, ये है। अब परचेसिंग का वैल्यूम, अब देखिए यहाँ से देखिए, जून 2022 से लेके ये इतने एरिया में देखिए, यहाँ वैल्यूम कम है। इसका मतलब यहाँ परचेज सेल परचेज कम हो रहा है। और ये रेशियो देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ यहाँ बहुत सारी बाइंग हो रही है। या तो ये कोई ऑपरेटर हो सकते हैं, या कंपनी का कोई बहुत बड़ा डीलर हो सकता है, या कोई बहुत बड़ी ब्लॉक डील हो गई होगी, तो उन्होंने बहुत सारे शेयर्स खरीदे होंगे। तो ये जो है वैल्यूम यहाँ लो है, और यहाँ वैल्यूम हाई है, ठीक है। वैल्यूम इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं। यस यस यस, किसी ने बहुत अच्छे से लिख के दिया है। सेल्स बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, शेयर कैपिटल कितना है, कैश रिजर्व कितना है उनके पास, मीन्स कैश फ्लो बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। बोरोइंग कम होनी चाहिए, फिर से बता रहा हूँ, बोरोइंग यानी कर्जा, कर्जा जो है कंपनी पे कम होना चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमेशा बढ़नी चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी और शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी की अच्छी होनी चाहिए। शेयर होल्डर का प्लेज, अपने शेयर प्लेज नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये इतना भी अगर आप कर लेंगे ना, तो इसका मतलब आप बेसिकली आप अच्छे स्टॉक ढूंढ पाएंगे। ये पहला रेशियो है। फिर आप जैसे जैसे और रिसर्च करते जाएंगे। हाँ, आपको एक बात मैं बताना भूल गया। एक आज हम जब डिस्कस कर रहे थे ना, तो एक एक होता है इंडस्ट्री एनालिसिस। होप होप सभी है, हाँ, ओके। इंडस्ट्री एनालिसिस आपको बताना था। एक वेबसाइट है जो बहुत अच्छे से, एक मिनट, ओके। ये आपको मैं एक वेबसाइट बता रहा हूँ जो बहुत अच्छी है। अगर आप स्टार्टिंग में, अगर आपको बेसिक से स्टार्ट करना है, तो एक वेबसाइट बताता हूँ, IBEF, ओके। IBEF फिर से कर रहा हूँ, वो एक बार देख लीजिएगा। ये है www.ibef.org, ठीक है। ये है वेबसाइट। पता नहीं यार ये कैसे जाएगा, ओके, ठीक है। ये है, आप गए इस वेबसाइट पे गए, एक्चुअली ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, तो इसलिए इस पे जो भी डाटा आएगा वो ऑथेंटिक मिलेगा। अब आपको करना क्या है, वेबसाइट पे यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा आपको, इंडस्ट्री नाम का, ठीक है। इंडस्ट्री पे आप जाइएगा, यहाँ सिर्फ क्लिक नहीं मत कीजिए, सिर्फ कर्सर पे लेके जाएंगे, ये सारे आ गए आपके पास। देखिए, आपको बैंकिंग सेक्टर है, बायोटेक्नोलॉजी है, सीमेंट है, केमिकल है, कंज्यूमर है, FMCG है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, जेम्स एंड ज्वेलरी, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट, पावर, रेलवेज, ये सारे सेक्टर के बारे में आपको एनालिसिस मिलेगा। मान लीजिए अभी हमको करना है, चल रेलवेज का देखते हैं, रेलवेज का, ठीक है, रेलवेज का। जैसे हमने क्लिक किया, तो आपको क्या पता चलेगा, देखिए, आपको बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ बताया उस इंडस्ट्री के बारे में। ग्रोथ डिमांड कितनी है, अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज क्या है, हाई इन्वेस्टमेंट है, पॉलिसी रिपोर्ट क्या है। उसके बाद में यहाँ पे उनका रिपोर्ट भी आता है, PDF फाइल में रिपोर्ट भी आती है। रेलवे इंडस्ट्री रिपोर्ट अगर आपको पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकते हैं। इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब ये यहाँ पे वो देते हैं, देखिए, मार्केट साइज कितना है किसी भी सेक्टर का। ये सेक्टोरल है, ये इंडिविजुअल एक एक कंपनी के बारे में नहीं है, एक सेक्टर के बारे में। इंडियन रेलवेज के बारे में, ये ऑपरेटिंग ट्रेंड्स कितने हैं, ये आपको सारा डेटा यहाँ पे मिलेगा। और ये ना इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट, जो करंट न्यूज चल रहे हैं उस सेक्टर के बारे में, ये आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट में पता चलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, शॉर्टकट में बहुत कम शब्दों में
पूरे उस इंडस्ट्री के बारे में सारा एनालिसिस वो देते हैं। तो आप अगर ये हर एक इंडस्ट्री के एक दो बार पढ़ लेंगे ना, तो आपको बेसिकली उस सेक्टर के बारे में बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा। ये गवर्नमेंट, इस सेक्टर में गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स है वो आपको पता चलेगा। ठीक है, रोड अहेड, हाँ ये रोड अहेड तो कंपलसरी पढ़िएगा पढ़िएगा कि क्या होता है फ्यूचर में इस सेक्टर में, एक इंडिविजुअल कंपनी में नहीं पूरे सेक्टर में आगे क्या होने वाला है उसके बारे में इन्होंने बताया है, फ्यूचर सेक्टर्स के बारे में। ठीक है, और आपको अगर पीडीएफ पढ़ना है तो पीडीएफ भी उसका अवेलेबल होता है यहाँ पे। इसी तरह से आप किसी भी सेक्टर के बारे में आप कर सकते हैं। मान लीजिए अब ये एफएमसीजी सेक्टर है फॉर एग्जांपल, किसी भी सेक्टर को आप क्लिक कीजिए, आपको सारा बहुत कम शब्दों में। अब यहाँ देखिए एक ऑप्शन होता है इन्फोग्राफिक्स। अगर आपको पढ़ने में ज्यादा मजा नहीं आ रहा है, ग्राफ देखने में किसी किसी को मजा आता है, तो ग्राफिकल सेक्टर में भी उन्होंने ग्राफ के थ्रू भी दिया है। देखिए मार्केट कैप 2020 में इतना है, 2027 में 2027 में ये क्या होगा। CAGR देखिए, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 27% से ग्रो करेगा एफएमसीजी सेक्टर। इसका मतलब ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत है। अर्बन रूरल डिवाइड है, सेगमेंट वाइज है, ये सारे उन्होंने ग्राफ के थ्रू दिए हैं। ये बहुत अच्छे से सारा एनालिसिस करके देते हैं वो। मेजर एफएमसीजी सिटीज कौन से है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, चंडीगढ़ है, तमिलनाडु है, पंजाब, ये ठीक है। तो ये सारे वो एनालिसिस जो देते हैं ना बहुत अच्छे से देते हैं वो। तो अगर आपको इंडस्ट्री वाइज एनालिसिस पढ़ना है तो इस वेबसाइट पे जरूर जाइएगा, इंडस्ट्री पे देखिए, यहाँ देखिएगा। ठीक ठीक है, तो मेरी तरफ से आपके ये आईटी सेक्टर। हाँ और एक बात, जो मैंने ना एक फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ी थी अभी 2-3 महीने पहले। उसमें ये बताया गया कि इंडिया का जो नेक्स्ट फ्यूचर है, यानी आने वाले 10-15 साल का जो है, वो 4 सेक्टर में बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। तो ये मेरा मेरा कहना नहीं है, वो जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जिस कंपनी ने वो प्रेजेंट की थी उनका कहना है। उन्होंने बहुत सारा एनालिसिस करके वो रिपोर्ट बनाई थी, तो काफी 3-4 महीने पहले मैंने पढ़ी थी। उन्होंने 4 सेक्टर के बारे में बहुत फोकस किया है उन्होंने 4 सेक्टर पे। वो कौन कौन से थे? एक तो था आईटी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। सेकंड है बैंकिंग। थर्ड है रिन्यूएबल एनर्जी, यानी जो होता है ईवी की बैटरीज है, सोलर है, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी, ये जो सारे रिन्यूएबल एनर्जी के जो सारे सेक्टर है ना उसमें। ठीक है, बैंकिंग, आईटी, रिन्यूएबल एनर्जी, तीन, ये 3 सेक्टर में उन्होंने कहा है कि बहुत ज्यादा ग्रोथ आएगा। देखिए इंडिया की इकोनॉमी भी और आगे बढ़ेगी बढ़ेगी। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी और बैंक्स नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इकोनॉमी सारी चलती कहाँ से? बैंक से ही चलती है। ठीक है, और आने वाली जो टेक्नोलॉजी, सारा टेक्नोलॉजी बेस ही होने वाला है। ठीक है, ह्यूमन इंटरवेंशन कम, कंप्यूटर, लैपटॉप, इनका मोबाइल, इनका इंटरवेंशन ज्यादा होने वाला है। तो आईटी सेक्टर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दो, रिन्यूएबल एनर्जी, इस ये आज के हमारे टाइम की जरूरत है। ठीक है, जितना हम पेट्रोल डीजल पे जितना कम, और कोल इस पे कम डिपेंड होके ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पे कैसे डिपेंड होगी, इसलिए गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है और आम जो पब्लिक भी वो भी इससे सहमत है। तो ये 3 सेक्टर तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे। ठीक है, आने वाले एटलीस्ट आने वाले 10-15 साल तो बढ़ेंगे। और 2 सेक्टर ऐसे हैं जिसका जिसका ना इकोनॉमी अच्छी हो बुरी हो, स्लो डाउन आए, कोविड आए, कुछ भी हो जाए मार्केट में, चाहे कुछ भी हो जाए, 2 सेक्टर ऐसे होते हैं जो ऑल टाइम चलते ही चलते हैं। तो उसमें से दो में से एक सेक्टर है एफएमसीजी। देखिए इंडिया का जीडीपी 8% हो या 4% हो या 12% हो, कुछ भी हो, लोग खाना खाना थोड़ी ना छोड़ेंगे। तो एफएमसीजी सेक्टर जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सेकंड सेक्टर है हेल्थ केयर। चाहे इकोनॉमी अच्छी हो या बुरी हो, या कोविड आए या ना आए, इकोनॉमी हमारी कुछ भी हो जाए, फार्मास्यूटिकल तो लगेंगे ही लगेंगे। तो फार्मास्यूटिकल एफएमसीजी जो होते हैं वो एवरग्रीन सेक्टर है। बैंकिंग, आईटी और रिन्यूएबल एनर्जी, ये जो है ये आने वाले दिनों का फ्यूचर है, ऐसा उस रिपोर्ट में पूरा बताया गया था। ठीक है, अब ये उनका व्यू है, ये मेरा पर्सनल व्यू नहीं है। आप भी इसके बारे में सोचिएगा और उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ठीक है, बाकी और जो पेट्रोल की स्कोर और बाकी के जो पॉइंट्स हैं मैं आपको अगले लेक्चर में जरूर कवर करूंगा। जस्ट मिनट गाइस, होल्ड ऑन फॉर जस्ट 2 minutes.
Okay, this is enough for today, guys. And who has drawn this special drawing on screen? I don't know who's this guy name. Okay, okay. Sorry, I was offline. Okay, any other questions? Okay. This is enough for today, I think. Okay. Okay, hope you enjoyed this today's session. Okay, ending this now. बंद झालं?